Assalamu alaikum. Here we will cover the applications of simultaneous linear equations and matrices. First of all, we will take example of classroom. ठीक है, हम एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स को अरेंज करते हैं. स्टार्ट से मैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, लेट्स से आपने एक क्लास में सेटिंग अरेंजमेंट में स्टूडेंट्स को इस तरह अरेंज किया है कि 4 रोज आ रही हैं और 3 कॉलम्स आ रहे हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं C1, C2 एंड C3 3 कॉलम्स आ रहे हैं और इसी तरह R1, R2, R3 एंड R4. ठीक है, अब देखिए किसी भी स्टूडेंट की लोकेशन अगर फॉर एग्जांपल मैंने बतानी है, मतलब अगर मैं किसी को रेफरेंस दे रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ क्लास में सेकंड कॉलम में 3rd रो में जो बच्चा बैठा है वो एहसन है. ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एहसन की लोकेशन के बारे में बताना चाह रही हूँ ना, तो मैंने क्या कहा है कि सेकंड कॉलम में 3rd रो में वो स्टूडेंट मौजूद है. ठीक है, अच्छा अब देखिए सेकंड कॉलम में अगर वो स्टूडेंट मौजूद है और 3rd रो में मौजूद है तो जरा हम लोकेट कर लेते हैं. सेकंड कॉलम का मतलब क्या है, इस कॉलम में वो स्टूडेंट मौजूद है और साथ ही मैं रो भी मेंशन कर रही हूँ कि 3rd रो में मौजूद है. तो आप देख सकते हैं 3rd रो ये आ रही है, इसका मतलब है वो एहसन स्टूडेंट किस लोकेशन पे मौजूद है, इस लोकेशन पे. ठीक है, अच्छा अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम किसी और स्टूडेंट की लोकेशन बताना चाह रहे हैं और हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो स्टूडेंट C3 में मौजूद है बट वो R4 में आ रहा है. ठीक है, C3 का मतलब क्या है, 3rd कॉलम में वो मौजूद है और R4 का मतलब है 3rd कॉलम में मौजूद होने के साथ साथ वो 4th रो में है. देखिए ना, 3rd कॉलम में तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मौजूद है 4, लेकिन हमें कौन सा स्टूडेंट चाहिए जो कि 4th रो में भी मौजूद हो. तो एक ही स्टूडेंट ऐसा है जो 3rd कॉलम और 4th रो में मौजूद है, इसका मतलब है वो स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है. जब हमने लोकेशन बतानी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर हमने उनको प्रॉपर मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज किया है तो हमेशा हम इस तरह लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये एक्चुअली फिजिकल फिनोमेनाज में भी यूज हो रही है. हियर वी विल डिस्कस सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन विच मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज्ड. हियर वी हैव एन एग्जांपल. Length of rectangle is 6 times less than 3 times its width. First of all आप देखें कि इसमें शेप क्या गिवन है. रेक्टेंगल गिवन है तो ऐसा करते हैं हम एक रफ स्केच कर लेते हैं एक रेक्टेंगल शेप. ठीक है, रेक्टेंगल शेप में हमेशा 2 साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, 2 ऑपोजिट साइड्स. तो इसका मतलब ये है कि ये वाली 2 साइड्स इक्वल है और इन दोनों को मैंने डबल स्लैश से मार्क कर लिया कि ये दोनों इक्वल है. ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन ये है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 3 टाइम्स इट्स विड्थ से लेस है. ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास ये कंडीशन मौजूद है इसका मतलब ये है अगर हमने यहां से साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशंस बनानी है तो सबसे पहले हमें डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो विड्थ है वो x की इक्वल है. ठीक है, ये देखिए ये विड्थ है और विड्थ को मैंने क्या मार्क कर लिया, x मार्क कर लिया. और अगर विड्थ x है तो लेंथ को हम y रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहला काम ये करते हैं, सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स y और इसी तरह आप विड्थ को डिफाइन कर लें, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x. ठीक है, देन देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं और साथ साथ मार्क करते हैं इससे रिलेटेड जो इक्वेशंस आ रही हैं. अब देखिए यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं ना, अगर 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपको 2 कंडीशंस बना लेनी चाहिए. ठीक है, बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन. अगर हम फर्स्ट गिवन कंडीशन को देखें तो कंडीशन हमें ये गिवन है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो विड्थ के 3 टाइम्स से 6 लेस है. इसका मतलब ये है कि आपने लेंथ को क्या लेना है, विड्थ के 3 टाइम्स का मतलब ये है x को 3 से मल्टीप्लाई करें और लेस का मतलब है कि आपने उसमें से 6 लेस कर देना है, तो मतलब आप 6 को माइनस कर दें. तो लेंथ को आपने y लेट किया है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 6. अरेंज करें टर्म्स को तो माइनस 3x प्लस y इक्वल्स माइनस 6 आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, आप इस इक्वेशन को जरा 1 मार्क कर लें.
अब देखें, जब भी किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल गिवन है ना, तो इसका मतलब है वहां पे दो इक्वेशंस लाजमी बननी चाहिए। तो दो इक्वेशंस बनाने के लिए दूसरी कंडीशन होनी चाहिए। अब जरा यहाँ से आगे प्रॉब्लम को रीड करें। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर। आपको गिवन ये है कि इसी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर 140 के इक्वल है। अब देखिए, पेरीमीटर तो गिवन है, लेकिन पेरीमीटर से ना तो हमें x के बारे में इंफॉर्मेशन है, ना ही y के बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन आपको पता है कि पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ के इक्वल होता है जब हम रेक्टेंगल शेप लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने ब्रेड्थ के हैं, ये विड्थ के हैं, इट्स अप टू यू, आप पुट कर दें। अब देखिए, क्वेश्चन में आपने लेंथ को y लेट किया है और विड्थ को आपने x लेट किया है और 140 के इक्वल है। 2 आपको नजर आ रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड होगा, वी विल गेट आंसर 70 है। 140 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट आंसर 70। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को हम नोट कर लेते हैं। देखें, जो दोनों इक्वेशंस है ना, हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। एक इक्वेशन थी -3x प्लस वाई इज इक्वल टू -6, और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमें मिली थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, और इसको आप सेकंड मार्क कर दें। ठीक है, अब देखिए, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम खुद से यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ले रहे हैं, तो आप यहाँ लिख लें बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करने के लिए फर्स्ट रूल क्या था, हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स या इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद हमें x और y जो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, उन दोनों को कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। एंड नेक्स्ट आपने ये जो दोनों इक्वालिटी के बाद टर्म्स आ रही हैं, उन दोनों को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को A लेट कर लें, इस मैट्रिक्स को आप कैपिटल X लेट कर लें, और इस मैट्रिक्स को आप B लेट कर लें। हियर हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो AX इज इक्वल टू B फॉर्म आ रही है, क्योंकि आपने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो A इनवर्स B की फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अगर हमने x इक्वल टू A इनवर्स B की फॉर्म में लेट करना ना, तो हमें A इनवर्स की वैल्यू चाहिए, बट A इनवर्स के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A। जरा A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, -3 1 1 1। ठीक है, जरा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, वी विल गेट -3 -1 विच इज -4। इट इज नॉन जीरो। जब आपके पास ये नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब है इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो जरा x इज इक्वल टू A इनवर्स B है ना, तो A इनवर्स किसकी इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, और यहाँ पे आप B मैट्रिक्स पुट कर लें। ठीक है, अब जरा x की जगह x की वैल्यू पुट करें, x y की फॉर्म में आ रही है। एडजॉइंट ऑफ A का मतलब क्या है कि आपने A मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है, तो जरा यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, और डिटर्मिनेंट ऑफ A -4 आ रहा है, और B मैट्रिक्स आप आगे डायरेक्ट पुट करते हैं, -6 और 70 की इक्वल आ रही है। ठीक है, अब देखिए, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, डायगोनल की एंट्रीज आपने चेंज करनी है और बाकी दोनों के साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे आप -3 और 1 को इंटरचेंज कर लें और बाकी दोनों के साइन चेंज कर लें। सिमिलरली आप -6 और 70 को एज इट इज रीराइट करें और -4 से डिवाइड करें। अब देखिए, हमें नजर आ रहा है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, -6 माइनस ऑफ 70, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट 210 आंसर है। ठीक है, और इस फुल मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद आप -4 से डिवाइड करें। -70 -6 इज -76, और -210 +6 का आंसर जो आ रहा है वो -204 आ रहा है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हमें -4 से डिवाइड करना है। -4 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपने इंडिविजुअली इन दोनों टर्म्स को -4 से डिवाइड कर दें। वी विल गेट 19 and 51 है। ठीक है,
अब आपने जो एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई की फॉर्म में आप इसको लिखें, जो कैपिटल एक्स आपने ऐड किया है, और कंपेयर करें। हेयर एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो 19 है और वाई की वैल्यू आपको 51 मिल गई है, ठीक है। अब देखें, आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल था ना क्वेश्चन, तो एक्चुअली डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, जो रेक्टेंगल है उसकी दो डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ है और एक विड्थ है। जरा लेंथ देखें, लेंथ को आपने वाई की इक्वल लेट किया था और वाई का आंसर 51 आ रहा है, और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें आपको गिवन है कि जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में। ऐसे में डाले आपने विड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो विड्थ किसकी इक्वल आपने लेट किया है, एक्स की इक्वल। एक्स का आंसर 19 आ रहा है, तो 19 का मतलब ये है कि आपने इसी के साथ इसकी डायमेंशन लिख देनी है सेंटीमीटर। तो आपने एक्चुअली दोनों डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब आपने जब इसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है ना, तब भी आपके पास सोल्यूशन सेम होगा। मतलब कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आता है, अगर आपने उसमें दो वेरिएबल्स लेट किए हैं तो मस्ट है दो इक्वेशंस बनेंगे, और आपने उन दोनों इक्वेशंस को खुद क्वेश्चन में ढूंढना होगा। क्वेश्चन को रीड करें और उन दोनों कंडीशंस के कोरिस्पॉन्डिंग दो इक्वेशंस बनाएं, और उन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व करें। और जब आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा। Here is the assignment for you. You have to solve these two questions by using matrix inversion method.